Well, students, we are going to take up the comparison of electrical and mechanical damped SHM. अब यदि आप याद करें तो हमने लास्ट टाइम दोनों तरह के डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े। एक हमारा था मैकेनिकल ऑसिलेटर का केस और दूसरा था इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का केस। हम इन दोनों में कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं कि हमारी कौन सी क्वांटिटी कौन सी अदर क्वांटिटी के कंपैरिजन में आती है। तो उसके लिए हम अलग अलग पॉइंट बना के इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि हम इसका पहला पॉइंट देखें तो आप याद करो कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, डिफरेंशियल इक्वेशन वाज m d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस बीटा dx ओवर dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। ये हमारा केस था जो हम मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में लेते थे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात की हुई है और यहाँ राइट हैंड साइड पे हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट हैंड में ये जो इक्वेशन है m, यहाँ पे मैं कर्सर मेरा घूम रहा है, m d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस बीटा dx ओवर dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। या आप इसको यदि आप x डबल डॉट की टर्म्स में लिखना चाहते तो ये x डबल डॉट है, ये एक डॉट नज़र नहीं आ रहा है इसमें, x डबल डॉट प्लस 2bx डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। और यदि इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल इक्वेशन पढ़ें तो वो बनती है l d2q ओवर dt स्क्वायर प्लस r dq ओवर dt प्लस 1 ओवर c इंटू q इज इक्वल टू 0। तो ये द्वारा 0 लिखा गया गलती से। और इसमें भी यदि कंपैरिजन इक्वेशन देखें तो ये q डबल डॉट बनना था, यहाँ भी एक डॉट नज़र नहीं आ रहा, q डबल डॉट थोड़ा फेडेड है, प्लस b2bq डॉट और प्लस ओमेगा स्क्वायर q इज इक्वल टू 0। और यदि आप लेफ्ट हैंड साइड में मैकेनिकल ऑसिलेटर की इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना चाहते थे तो वो याद करो, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती थी x इज इक्वल टू a इंटू ई दी पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5। और बिल्कुल ऐसे ही यदि आप राइट हैंड साइड पे इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज इन लाइट डैम्पिंग देखते तो वो q इज इक्वल टू a ई रेज पावर माइनस बी टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस 5 आती थी। आप देख रहे हैं ये इक्वेशंस मिलती हैं आपस में, बिल्कुल मिलती हैं, ऊपर वाली भी इक्वेशंस मिल रही हैं आपस में। तो इसका मतलब यदि मैं कंपैरिजन करूंगा तो m का रोल कौन प्ले कर रहा है, m की जगह यहाँ l आ रहा, बीटा की जगह यहाँ बीटा लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे r आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे k था और राइट हैंड साइड पे 1 ओवर c आ रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट बीटा था ये वाला, ये इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, इसका रोल ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट इज प्लेड बाय रेजिस्टेंस R। तो जो काम बीटा करता है वो काम R करता है। फिर हमारा दूसरा था स्टिफनेस कांस्टेंट के, ये चौथे पॉइंट में हमने लिखा स्टिफनेस कांस्टेंट के, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यदि राइट हैंड साइड पे देखूंगा तो k की जगह 1 ओवर c आ रहा है, इसीलिए रोल ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट इज प्लेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज 1 ओवर c। और यदि m की बात करें तो m का रोल प्ले कर रहा है l, यानी कि इनर्शिया फैक्टर वाज मास m, द रोल ऑफ मास इज प्लेड बाय द इंडक्टेंस l। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ मास आता है वहाँ वहाँ इंडक्टेंस L आती है। और यदि हम x की यहाँ बात करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का काम यहाँ कौन कर रहा है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में, ये चेक कर रहा है चार्ज। इसका मतलब यहाँ x आएगा, उसकी जगह q आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम x की बात करेंगे, राइट हैंड साइड पे हम q की बात कर रहे हैं। तो ये इसके बीच में कंपैरिजन है जो हम यहाँ पे आपको बताना। तो स्टूडेंट्स सब हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज एनर्जी निकालने के लिए एक लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर की, आप सोचेंगे मैंने यहाँ दो विंडोज़ निकाली हुई हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये अलग से इतना हिस्सा
और ये एक राइट हैंड साइड पे। ये राइट हैंड साइड पे मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए निकाली है कि ये जो है ये हम कर चुके हुए हैं राइट हैंड साइड वाला हिस्सा। ये कब किया, जो हम मैकेनिकल ऑसिलेटर कर चुके हैं, ये उसका सारी की सारी डिटेल है। सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या क्या फ़र्क है इसमें, बाकी ज्यों का त्यों वही है। सिर्फ जो फ़र्क पड़ेगा इलेक्ट्रिकल के केस में वो चार्ज का फ़र्क पड़ जाएगा, और हम इसके केस में यहाँ चार्ज की बात लेके चलेंगे और कुछ नहीं है। तो यही हम इसमें करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम एवरेज एनर्जी ऑफ लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर लेके चलना चाहें तो आप याद करो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइटली डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, इट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू Q नॉट e द पावर माइनस BT cos ऑफ ओमेगा डैश t प्लस फाई। अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ए ही लिया हुआ, यदि आप अपने पिछले नोट्स देखें तो हमने यहाँ पर जो हमारा Q नॉट है वो Q नॉट नहीं लिखा हुआ, हमने इसको ए ही लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं इसको मिटा के द्वारा ए लिख देता हूँ कि भाई ये ए है हमारे पास। तो दिस इज़, यहाँ पर ये मेरा कर्सर आ रहा है, तो यहाँ पर ये यू कैन टेक इट कि ये हमारे पास ए है। यहाँ ये ए यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास दिस इज़ बेसिकली ए। तो यहाँ ये हम ये कैपिटल ए, तो हम यहाँ पर एज ए इसको लिखेंगे। ए ये छोटा सा लिख पाया हूँ, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा, तो हमारे पास ये फॉन्ट बड़ा हो गया। तो ये a इंटू ई द पावर माइनस BT कॉस ऑफ ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। और यदि आप दूसरी तरफ देखते इधर राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये x इज इक्वल टू a इंटू ई द पावर माइनस BT कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव था। तो कंपैरिजन में वही है। तो इसीलिए आप याद करो, हम यहाँ से करंट निकाल लेंगे। तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू DQ ओवर DT एंड दिस इज DT ऑफ A इंटू ई द पावर माइनस BT कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ये ज्यों का त्यों है, वहाँ से लिया हुआ। राइट हैंड साइड पे आप कंपैरिजन में देख लो, वहाँ पर वेलोसिटी आती थी, यहाँ करंट आता था। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ नहीं। ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया जैसे हमने ये राइट हैंड साइड पे जो हम पहले कर चुके हुए हैं एवरेज एनर्जी ऑफ लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर, वैसे ही करेंगे एज इट इज। और वो पीछे तो हमारे पास वेलोसिटी आती थी कब, जब हम मैकेनिकल ऑसिलेटर का केस करते थे, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे। पर अब हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, LCR सर्किट की बात कर रहे हैं, तो आई बनेगा हमारा करंट जो कि DQ ओवर DT होता है। तो वहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ पर वेलोसिटी आती थी v इज इक्वल टू DX ओवर DT आता था, यहाँ करंट आएगा I इज इक्वल टू DQ ओवर DT। तो वो हम चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये I आ गया वैसे ही। अब यदि आप याद करें पिछले केस में हम करते थे काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह है जो एनर्जी होती है ना, वो इंडक्टर के पास स्टोर्ड होती है, मैग्नेटिक एनर्जी हम बोलते हैं। आपको याद होगा LCR सर्किट हमारे पास था, तो LCR सर्किट में एक इंडक्टर था, एक कैपेसिटर था, एक रेजिस्टेंस थी। जो एनर्जी स्टोर होती है या तो वो कैपेसिटर में स्टोर होगी या वो इंडक्टर में स्टोर होगी। रेजिस्टेंस में तो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी डिसिपेशन होती है। तो इसीलिए जो एनर्जी स्टोर हुई इलेक्ट्रिकल इंडक्टर में वो है EM। और वो आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं कि वो जो हमारी फार्मूला है EM का, वो है हाफ LI स्क्वायर। तो हमारी जो हाफ LI स्क्वायर है वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं ये I की वैल्यू,
और जैसे हमने पीछे कैलकुलेशंस की थी वैसे के वैसे ही डिटो कैलकुलेशंस हैं। आप यहाँ राइट हैंड साइड पे ये कैलकुलेशंस देख सकते हैं। ये देखिए, ये कैलकुलेशंस पीछे आप कर रहे थे तो ये पिछली वाली इक्वेशन की तरह इक्वेशंस हैं। वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आई थी हाफ mv², ऐसे, तो यहाँ पर ये EM आ गई और कोई फर्क नहीं, एज इट इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं राइट हैंड साइड पे बता रहा हूँ आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट में इसको आपने सॉल्व किया, EM को सॉल्व किया। सॉल्व करके हमने ये कैलकुलेशंस की, EM इज इक्वल टू ये पूरी की पूरी हमारे पास इक्वेशन बन गई है। आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर मैं बता रहा हूँ, और EM इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अब ये आप सोचेंगे कैसे, ये सॉल्यूशन करना हम पहले ही बता चुके हैं। अब राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, ये लो, ये राइट हैंड साइड पे बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है। वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आई थी, यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी EM आएगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको EM लिख रहा हूँ, और पिछले केस में हम इसको काइनेटिक एनर्जी लिखते थे हाफ mv²। ये आप देख रहे हैं, यहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, जहाँ ये देखिए डार्क कर दिया मैंने, वो वही फार्मूला एज इट इज। फर्क क्या आएगा कि वहाँ पर M आता था, यहाँ पर L आ जाएगा। क्यों? जो काम M करता था यहाँ पर L वो काम कर रहा है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन बनती थी, तो यहाँ इधर से सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल वैसे ही। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मैग्नेटिक एनर्जी निकाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, इंडक्टर में स्टोर होती है, इंडक्शन कॉइल में, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कैपेसिटर में स्टोर होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का भी जो फार्मूला है वो है Q²/2C, या फिर 1/, ये हमने लिख दिया 2C × Q²। ये आप याद करो, ऐसा ही फार्मूला हमने राइट हैंड साइड में देखो आप मैकेनिकल ऑसिलेटर में किया हुआ है, और वो फार्मूला हमारे पास है ये PE इज इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं, हाफ kx²। अब k का काम कौन कर रहा है? k का काम कर रहा है 1/c, क्योंकि स्टिफनेस कांस्टेंट का काम करता है रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, और x का काम करता है q, इसलिए इसके बराबर का फार्मूला यहाँ बन गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी आ गई। अब Q की वैल्यू आपको पहले पता है, और ओमेगा आप याद करो, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, जैसे वहाँ पर करते थे वैसा ही फार्मूला यहाँ पर भी है। तो ये वाला फार्मूला यूज करके 1/c इज इक्वल टू L⍵² निकला, तो हमारे पास ये आ गया EE इज इक्वल टू हाफ L⍵² Q², और फिर हम Q की वैल्यू पुट कर देंगे, और Q की वैल्यू A × e⁻² BT cos ऑफ ω' t+5 पुट करके हमारे पास ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन जैसी कि हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे है। ये लो, ये इक्वेशन बन गई। ये देखो आप, ये मेरा राइट हैंड साइड पे मैंने जो कंपैरिजन में बताया। तो इसीलिए हमारे पास दो तरह की एनर्जी आ गई इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में, एक आ गई हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी, एक आ गई हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। जबकि मैकेनिकल ऑसिलेटर में एक होती थी काइनेटिक एनर्जी, एक होती थी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में टोटल एनर्जी E हो गई, ये हमने लिखी है, E इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी EM प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी EE। EM ये ऊपर हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन में, और EE ये हमने निकाली हुई है जैसे हमने पीछे किया था। तो टोटल एनर्जी इन दोनों का जोड़ आएगा। अब जोड़ आया तो ये लो, इनको दोनों को जोड़ दिया हमने। इक्वेशन 21 और 22 पीछे हमने लिखा था, यहाँ तो अब इक्वेशन 2 और 3 बनेगी। तो मैंने पीछे वाली इक्वेशन ही लिख ली हुई हैं, अदरवाइज ये 2 और 3 बनेगी। ये 21 और 22 की जगह ये 2 और 3 आएंगी। और यदि मैं राइट हैंड साइड से इसका कंपैरिजन करके बताऊं, यानी कि मैकेनिकल ऑसिलेटर से, तो ये लिए, ये देखिए, E इज इक्वल टू हाफ ma² e⁻² BT इंटू बाकी ज्यों का त्यों वही है। ये लो, ये सारा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ठीक है। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ा
m की जगह क्या आ गया यहाँ l, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे E इज इक्वल टू हाफ, ये आप देख सकते हैं, बाकी ज्यों का त्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चेंज हो गया, सिर्फ m का जो रोल है वो l प्ले कर रहा है। अब हमने फिर वैसे ही कहा था कि यदि एवरेज एनर्जी निकालनी है तो हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, और वो आपको ये बताया था उस दिन डिटेल में कि आप इसको स्पेशल ब्रैकेट्स में डाल देते होते हैं, और अब भी राइट हैंड साइड में ये स्पेशल ब्रैकेट्स ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने पीछे इस्तेमाल की, सिर्फ ये ऊपर से m की जगह l आया हुआ है और कुछ नहीं है। और जब हम इसको फाइनल एवरेज लेके अलग अलग हिस्सों में बांट के, जैसे हम, आप इसके लिए आप बेटर ये होगा कि पिछला आर्टिकल अच्छी तरह से कर लो पहले, मैकेनिकल ऑसिलेटर वाला, फिर आपको कैलकुलेशन वैसे ही आ जाएगी साफ की साफ, बिल्कुल एज इट इज़ कैलकुलेशन चलेगी। और फिर एवरेज एनर्जी हमारे पास ये आ जाएगी हाफ एल ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 बी टी इंटू हाफ ऑफ बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा डैश स्क्वायर। ये भी इक्वेशन यही है, ये देखिए आप, ये सेम है इक्वेशन, फर्क सिर्फ क्या आया, m की जगह ये l। ऑफ कोर्स b की वैल्यू कुछ और आएगी, b हम पीछे कर चुके हैं, हमने कहा था b इज इक्वल टू r ओवर 2l है, तो वो ओमेगा हमने कहा था 1 ओवर अंडर रूट एल सी है, वो तो फर्क है ही है, पर कैलकुलेशंस वैसे की वैसी चल रही है। तो हमारे पास ये एवरेज एनर्जी का फार्मूला बन गया जो हम यहाँ पर निकालना चाहते थे। तो हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करने के लिए हम ओमेगा वगैरह की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये कैलकुलेशंस की आगे कि E इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू इज हाफ एल ए स्क्वायर ई रेज पर माइनस 2 बी टी मल्टीप्लाइड बाई हाफ ऑफ बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ओमेगा डैश, और फिर हमने इसमें ओमेगा डैश की ये वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। और जब ये यहाँ पुट की तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ये अब राइट हैंड साइड पे आप इसका भी कंपैरिजन कर लो, ये लो, ये भी आप देख सकते हैं, ये लो, ये वही इक्वेशन है, आइडेंटिकल। ये मैं आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ, बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ रहा है। और जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें वही फार्मूला बनेगा, दैट इज E एवरेज वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू हाफ एल ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई रेज पावर माइनस 2 बी टी, m की जगह यहाँ पर L आ जाएगा। तो इसलिए अब ये जो हिस्सा होता है ये वाला, ये तो टोटल एनर्जी होती है, हाफ एल ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेटर, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इन दिस केस। तो इसीलिए एवरेज एनर्जी E कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E naught into e the power minus 2 bt। सो ये है एवरेज एनर्जी ऑफ वीकली डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर ऑफ कोर्स। तो ये भी वही फार्मूला है, पर फ़र्क क्या है कि इस केस में B इज इक्वल टू R ओवर 12 होता है, वो याद रखना आपने, और कुछ नहीं इसमें। तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली, क्योंकि वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया। मुझे पता है कि आप पहले वो सारा कर चुके हैं, तो इसीलिए हम बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करने जा रहे। हमने वो किया, उसके साथ साथ पैरेलली सारा का सारा मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा। अब इसी ढंग से आगे हम निकालते थे पावर, एवरेज पावर लॉस्ट। तो इससे पहले, हाँ ये है कि इससे पहले हम ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ भी वैसा ही है जैसे पिछला ग्राफ था। ये लो, ये बिल्कुल वही ग्राफ, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर है, वहाँ पर मैकेनिकल ऑसिलेटर था, तो ग्राफ भी हमारा वैसा ही रहा, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो अब इसके आगे हम पावर देखते हैं, दैट इज एवरेज पावर। ये एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन साइकिल फॉर ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल केस आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड पे भी वैसा ही आर्टिकल आप पहले भी कर चुके हैं। ये लीजिए, ये वाला, ये आप
एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर वन साइकिल फॉर ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, वही आर्टिकल है। अब फ़र्क क्या आएगा ये मैं यहाँ बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, फिर जो पावर का फार्मूला है वो ये है कि P इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डी ओवर डी टी। पर एनर्जी जो होती है वो तो टोटल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो मैंने यहाँ गलती से फिर वो रहने दिया पिछले, क्योंकि वहाँ से कॉपी किया है, तो ये आना है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ ये जो डार्क पोर्शन है ये वाला, ये इसमें क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आना है। आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ ऊपर लगा सकते हैं इसको। तो पावर बन जाएगी डी डी टी ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये गलत है, ये लिखा हुआ है, ये इसको ठीक कर लेना आपने। तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और आप इसको वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हमने पीछे किया था, ये वाला, ये देखिए आप कंपैरिजन। यहाँ पर डी डी टी ऑफ हाफ एम डी टी एक्स ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस ऑन था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि आई बराबर होता है डी क्यू ओवर डी टी। अब डी क्यू अपॉन डी टी होता है तो नेचुरली हमने यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया, ये डी क्यू अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ हाफ ऑफ 2c इंटू क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर आपको पीछे भी बताया था, आप पुराने अपने वो एवरेज पावर डिसिपेशन ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर, जो ये कंपैरिजन में मैं राइट हैंड साइड पे दिखा रहा हूँ, अपने पुराने नोट्स निकाल के देख लो। मेरा ख्याल है वो दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा, उसमें मैंने पूरी तरह क्लियर किया हुआ है, वो तीसरा लेक्चर था शायद, थर्ड लेक्चर में। तो यहाँ से हमारे पास फिर वैसे ही जो आएगा, ये सॉल्व करने के बाद आएगा एल डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर सी इंटू डी क्यू ओवर डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पर यदि आप इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन होती है एल डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस 1/c इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये आपको पहले बता चुके हैं। तो इसमें आर डी क्यू ओवर डी टी को राइट हैंड साइड पे ले आओ तो ये हमारे पास ये फैक्टर आ गया, एल डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 1/c इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस आर डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है पोर्शन, ये इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। ये भी आइडेंटिकली है जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पर यहाँ m था, इधर l आ गया, यहाँ k था, वहाँ 1/c आ गया, और यहाँ बीटा था, वहाँ r आ गया, और यहाँ x था यहाँ पे, वहाँ पे इधर q आ गया, और कोई फर्क नहीं, एज इट इज इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास पावर की वैल्यू आएगी। तो इसीलिए ये हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई, p इज इक्वल टू माइनस आर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स डी क्यू ओवर डी टी का होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल, ये लो राइट हैंड साइड पे मैकेनिकल ऑसिलेटर पुराना जो हमने किया तीसरे लेक्चर में, ये भी वही आ गया। अब यहाँ पर डी क्यू ओवर डी टी निकालेंगे। वैसे हम वहाँ पे पिछले केस में हम डी एक्स ओवर डी टी निकालते थे, यहाँ हम डी क्यू ओवर डी टी निकाल लेंगे, तो वो भी हमें पता है, हम पीछे निकाल चुके हुए हैं डी क्यू ओवर डी टी अभी जब स्टार्ट किया था। तो ये डी क्यू ओवर डी टी की वैल्यू ये वाली सारी हम इसमें ऊपर पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये p की वैल्यू आ गई, इट इज माइनस आर इंटू ए स्क्वायर ई रेज पावर -2bt ब्रैकेट स्टार्ट्स b कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ये इतने पोर्शन का ये होल स्क्वायर आ गया ना, और इस होल स्क्वायर ये भी बिल्कुल वैसा ही, वहाँ पर आप देख लो पिछले केस में, वहाँ पर कंपैरिजन के लिए वहाँ बीटा था हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट, यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट की जगह रेजिस्टेंस है, बाकी ज्यों का त्यों है, बिल्कुल वैसे ही है। ये देख लो पूरा का पूरा वही, आप आर्टिकल पुराना भी वीडियो निकाल के देख सकते हैं, पूरा का पूरा वही आर्टिकल आएगा।
और फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था। और सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, पीछे स्क्वायर निकाला था ना, तो हमने स्क्वायर निकाला। स्क्वायर निकालने के बाद हमने एक फार्मूला किया था 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a, वो वाला लगाएंगे। वो मैं वहाँ पर बड़े क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब दोबारा से वही चीज़ एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बिना वो चीज़ एक्सप्लेन किए आपको बता रहा हूँ। तो फिर आप याद करो, तब मैंने बड़ी क्लियरली बताई थी कि एवरेज पावर निकालनी होती है। तो एवरेज के लिए हमें पी एवरेज ऐसे ब्रैकेट्स में लगा दी थी मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, स्पेशल ब्रैकेट्स की बात की थी। तो ये माइनस आर ए स्क्वायर ई रेज पावर -2 BT, फिर एवरेज ऑफ ये सारी अंदर वाली चीज़। फिर आपको बताए थे फार्मूले कि हमारे पास कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू भी हाफ होती है, और साइन की एवरेज वैल्यू 0 होती है। तो हम इसको पुट करके हमने सॉल्व किया था जैसे पीछे, वैसे ही बिल्कुल वही सॉल्यूशन है, सिर्फ बीटा की जगह यहाँ आर आया हुआ है। तो इसीलिए पावर एवरेज इज इक्वल टू माइनस आर ए स्क्वायर ई रेज पर -2 BT इंटू बी स्क्वायर ओवर 2 प्लस ओमेगा डैश स्क्वायर ओवर 2। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड पे कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ, ये निचले वाली इक्वेशन देख लो आप, बिल्कुल वही इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ये थी मैकेनिकल ऑसिलेटर की इक्वेशन, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की इक्वेशन, ये वाली देख रहे हैं आप। तो इसमें सिर्फ बीटा और आर का फर्क आया और कोई नहीं आया। अब हम इसमें भी ओमेगा डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। आप याद करो, हमने कहा था ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पीछे भी इधर भी हमने यही कहा था, ये लो ये आइडेंटिकल। तो इसीलिए एवरेज पावर ऑफ द ऑसिलेटर विच इज लॉस्ट, दिस इज, हमने पीछे वो वैल्यू पुट की माइनस आर ए स्क्वायर ई रेज पावर -2 BT इंटू बी स्क्वायर ओवर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -12 आर इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ई रेज पावर -2 BT। ये पावर भी बिल्कुल आइडेंटिकल है विद दैट वैल्यू। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर आर आया, और जो b की वैल्यू होती है यहाँ पर b की वैल्यू होती है r ओवर 2l, और ओमेगा की वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ LC, जो हम पहले कर चुके हुए हैं जब हमने अपने केसेस स्पेशल केसेस किए थे, और उसमें हम जब हमने किया था लाइटली डैम्पिंग का केस, उसमें कर चुके हैं। अब फिर वैसे ही कंपैरिजन करें तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी तो इसके बराबर होती है, इट इज़ हाफ, जो अभी पीछे करके हटें, एवरेज एनर्जी of damped harmonic oscillator for an electrical oscillator rather, it is half L omega square A square e raised power -2 BT. So therefore P can be expressed as minus R over L। क्या करो कि E जो हमने पीछे निकाली हुई है, ये देखिए, ये E पीछे हमने निकाली थी, ये वाली एनर्जी, तो इसके साथ कंपैरिजन करना है और तो कुछ नहीं है। ये कह लो आप, चाहे ये कह लो, ये वाली इक्वेशन, इसके साथ कंपैरिजन करो, डिवाइड कर लो P और E को, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ये लो, P इज इक्वल टू -R ओवर L इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ E। पर R ओवर L याद करो, बार बार मैं बता रहा हूँ, इट इज़ -2B, क्योंकि B इज इक्वल टू R ओवर 2L, तो इट इज़ -2B इंटू E, पावर एवरेज इज इक्वल टू दिस मच। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे यदि आप देखेंगे मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो यदि आपने मैकेनिकल ऑसिलेटर को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो बी एश्योर्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर इज आइडेंटिकल, देयर इज एग्जैक्टनेस, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन द कैलकुलेशंस एज द कैलकुलेशन पार्ट इज कंसर्न्ड, मैथमेटिकल पोर्शन इज कंसर्न्ड, आइडेंटिकल कैलकुलेशंस विल फॉलो। वो तो अलग है कि वहाँ पर जो ऑसिलेशंस है वो अलग ढंग से होती हैं, चार्ज ऑसिलेट करता है, और यहाँ पर ऑसिलेशंस अलग ढंग से होती हैं। वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में, यहाँ पर चार्ज ऑसिलेशंस हैं, तो वो फ़र्क ज़रूर है, पर अदरवाइज़ फार्मूले वही बनते हैं।
सिर्फ ये फ़र्क आता है कि जहाँ जहाँ पर m आता है उसकी जगह पे l आ जाएगा। यहाँ जहाँ पर स्टिफनेस कांस्टेंट की बात करेंगे k आएगा तो वो 1/c आ जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल आ जाएगा। और m की जगह l m की जगह l, फिर k की जगह 1/c और बीटा की जगह r आ जाता है हमारे पास। तो ये कंपैरिजन होता है, अदरवाइज आप सारी की सारी चीज़ें ऐसे आप निकाल सकते हैं इसकी मदद से। बिल्कुल इसी ढंग से आगे सारे के सारे आर्टिकल चलेंगे। तो अगला जो आर्टिकल है ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट भी वही फार्मूला है, ये लो आइडेंटिकल, कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट is the natural logarithm of the ratio of successive amplitude of oscillations of damped SHM separated by one period. It is called logarithmic decrement. It is noted by lambda. फर्क कहाँ आएगा? फर्क वहाँ राइट हैंड साइड पे देखो, ये था x इज इक्वल टू a इंटू ई दी पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, जबकि जो इलेक्ट्रिकल केस है ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने बताया हुआ है, ये है q इज इक्वल टू a इंटू ई दी पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। और इसमें भी जो एम्पलीट्यूड है किसी भी टाइम पे, आपको याद है लास्ट टाइम भी बताया था कि ये वाली चीज़ एम्पलीट्यूड होती है ये, तो यहाँ किसी भी टाइम पे एम्पलीट्यूड इसके बराबर आएगा। और यदि किसी भी टाइम टी डैश के बाद, टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद देखना चाहें तो ए टी प्लस टी डैश विल बी इक्वल टू ए इंटू ई दी पावर माइनस बी इंटू टी प्लस कैपिटल टी डैश। तो इसीलिए फिर वही डेफिनेशन जो हमने पहले की थी, लैम्डा इज इक्वल टू एल एन ए टी ओवर ए टी प्लस कैपिटल टी डैश। ये यदि आप पीछे कर चुके हैं तो आप याद करो, ये हम पहले ही कर चुके हुए हैं। और वहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने के बाद आंसर निकाला था बीटा, ये देखिए ये निकाला था बीटा टी डैश अपॉन 2m। यहाँ पर क्या आएगा? आर टी डैश अपॉन 2l। फार्मूला वही, आप उसको अच्छी तरह समझ लो, ये अपने आप हो जाएगा। और फिर मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि शुरू में मान लो a0 और a1 एम्पलीट्यूड्स होते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, तो a0 आप निकाल सकते हैं, a1 निकाल सकते हैं, दोनों की रेशो ले लो। तो रेशो लेने के बाद l लॉग लेंगे, तो जो लॉग होगा वो दैट विल गिव यू द लॉगरिथमिक डेक्रीमेंट, और वो आर टी डैश अपॉन 2l बनेगा। और यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देखो, ये बीटा टी डैश अपॉन 2m था ये वाला, आइडेंटिकल है, सारा कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है, सारी कैलकुलेशंस पहले की तरह ही चल रही हैं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं इसमें, आप ज्यों का त्यों कर सकते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर विद टाइम विद फर्स्ट टू सक्सेसिव, फर्स्ट क्या 2-3 मैंने दिए हुए हैं यहाँ, ये भी वैसा ही है जैसा हम पहले मैकेनिकल ऑसिलेटर में करके गए। ये देखो वहाँ पर फ़र्क सिर्फ बीटा का आएगा, वहाँ बीटा था यहाँ आर आ जाएगा, बाकी जो का तुम आर टी डैश, आर टी किसी भी टाइम के ऊपर, फिर ये फर्स्ट टाइम पीरियड के ऊपर, ये इतना हिस्सा बताया हुआ हमने, ये वाला ये 2 सेकेंड टाइम पीरियड के ऊपर हमने ये बताया हुआ ऐसे। तो ये भी आइडेंटिकल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ लाइटली डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसके बाद हमने ये एक प्रॉब्लम दी थी, ये प्रॉब्लम वही है कि ये, इसलिए ये होम टास्क, सिर्फ इसमें भी आर की जगह, बीटा की जगह सॉरी, हमने यहाँ पर आर लेना है और कुछ नहीं लेना। ये हमने सॉल्व तभी कर ली थी, बाकी ज्यों का त्यों है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एक एक स्टेप मिलता है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये पूरा स्टेप मिलता है, फाइनल आंसर भी मिलता है। फिर ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी हमने ऐसे ही बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम
is defined as the time taken by the amplitude to decay to 1/eth of its original value। तो अब है ही सारा आइडेंटिकल। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का केस है और राइट हैंड साइड पे ये मैकेनिकल ऑसिलेटर का केस है। तो एक एक स्टेप यहाँ पर मिल रहा है। सिर्फ फर्क कहाँ आता है? फर्क है कि बी की वैल्यू अलग है। ये इस राइट हैंड साइड पे बी जो है वो बीटा अपॉन 2m है और लेफ्ट हैंड साइड पे बी जो है वो कैपिटल R अपॉन 2 कैपिटल L है। ये है फर्क, क्योंकि और बाकी जो का त्यों ही चल रहा है। ये देखो आगे आगे आपने ए, ये डेफिनेशन के मुताबिक ए टी प्लस टाउ ओवर ए टी इज इक्वल टू 1/e पुट किया था। यहाँ भी यही पुट किया हुआ है। ये लो राइट हैंड साइड पे देख लो, जो हमारा मैकेनिकल ऑसिलेटर था, आपके पास पुराने नोट्स हैं, उसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू आती है 1/b, यहाँ भी टाउ की वैल्यू 1/b। पर फ़र्क कहाँ आ गया कि b जब मैकेनिकल ऑसिलेटर था, ये राइट हैंड साइड पे, ये b वाज बीटा अपॉन 2m, पर यहाँ पर b इज इक्वल टू r अपॉन 2l। तो इसीलिए 1/b विल बी इक्वल टू 2l अपॉन r। तो इसीलिए हमारे पास जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आएगा वो 2l अपॉन r आएगा इस केस में। तो यहाँ पर वही चीज़ बनी हुई है। तो ऐसे ही हम क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब क्वालिटी फैक्टर में भी आप आइडेंटिकली देख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेडियंस थ्रू विच ए वीकली डैम्प्ड सिस्टम ऑसिलेट्स एज its average energy decays to 1/eth of its original value। तो यहाँ पर भी आप वही है, आप फार्मूला याद करो, E इक्वल टू ई नॉट रेज इंटू ई दी पावर -2bt। तो यही फार्मूला यहाँ। फर्क कहाँ आएगा? फर्क बाकी जो का त्यों रहेगा, सिर्फ b की वैल्यू को अलग पुट करना पड़ेगा। आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, E को जैसे वहाँ सॉल्व किया था बिल्कुल आइडेंटिकली, तो आपके पास t इज इक्वल टू 1/2b आएगा। पर जो b है, b इज इक्वल टू r/2l। तो जब आप b को r/2l पुट करेंगे तो आंसर काटने के बाद ये आएगा 2l अपॉन 2r, जबकि वहाँ पर ये आंसर आया था m अपॉन बीटा। ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू m/b, यहाँ वो रह गया वैसे का वैसा ही। t इज इक्वल टू यहाँ a आना चाहिए था, l अपॉन r। तो यहाँ हम इसको एडिट करके काट भी सकते हैं, एडिट ऑल, ये कट कर देते हैं, ये भी कट कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये लो, ये पेस्ट हो गया। और L/R यहाँ से कॉपी करके ये नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये लो, तो ये L/R बन गया हमारा। तो L/R, T इज इक्वल टू L/R हमारे पास। तो इज the time during which the average energy decays to 1/eth of its original value। और हमें तो चाहिए था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एंगल ओवर टाइम। तो यहाँ से एंगल निकाल लेंगे, एंगल इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी गुना टाइम, एंड दैट इज ω'। और ये हमारी डेफिनेशन थी। और ये डेफिनेशन थी कि हमारे पास कितना एंगल कवर होता है। तो एंगल कितना कवर हुआ, दैट इज ω'। पर वो बाय डेफिनेशन ω' जो हमारा है दैट इज द क्वालिटी फैक्टर। तो वो हमने क्वालिटी, इस एंगल को क्वालिटी फैक्टर जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही हमने इसको क्वालिटी फैक्टर लिख देना, Q इज इक्वल टू ω'। और दिस इज T हमने निकाला पीछे 1/2b। तो इसीलिए b की जब वैल्यू पुट की वो थी हमारे पास R/2l। तो वो R/2l पुट करने के बाद हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है ω'(L/R। तो फिर हमने स्पेशल कर दिया कि 1/LC, क्योंकि हमारे पास
if omega is much greater than the factor r over 2l, that is b जिसको हम लिखते थे, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली ओमेगा स्क्वायर ही होगा। तो ऐसे केस में हम ओमेगा डैश को ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट करेंगे, तो उस केस में ये ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओमेगा के बराबर आएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 1 ओवर एल सी के बराबर आएगा। तो क्यों हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ओमेगा एल अपॉन आर, ये इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसे ही हमने एक ये दूसरी डेफिनेशन की थी, अनदर डेफिनेशन, क्वालिटी फैक्टर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज 2 पाई टाइम्स द एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर टू द एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। तो ये भी हमने, ये देखिए, ये कंपैरिजन किया राइट हैंड साइड पे, अनदर डेफिनेशन बिल्कुल वही। फर्क कहाँ पे आया, फर्क आया कि वहाँ पर बीटा अपॉन एम है यहाँ, और इधर आर अपॉन एल है इधर। तो यहाँ से हम एल ओवर आर निकाल लेंगे, वहाँ पर हमने एम ओवर बीटा निकाला था, ये देखिए, ये हमने एम ओवर बीटा निकाला था। ये अपने पुराने नोट्स अच्छी तरह कर लो, अपने आप आपको समझ आ जाना। तो इसीलिए क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू ओमेगा डैश एल अपॉन आर, एंड दिस इज माइनस ओमेगा डैश एवरेज वैल्यू ऑफ ई ओवर एवरेज वैल्यू ऑफ पी, या फिर हमने क्यू लिख दिया था माइनस 2 पाई ओवर टी डैश इंटू ई एवरेज ओवर पी एवरेज, या फिर माइनस 2 पाई इंटू ई एवरेज ओवर टी डैश ओवर पी एवरेज। तो हमने यही फाइनली बताया था कि नेगेटिव साइन तो ये बताती है कि पावर लॉस होता है, और क्यू हमारे पास क्या आ गया, इट इज़ 2 पाई टाइम्स एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन दी सिस्टम इन 1 साइकिल ओवर एवरेज एनर्जी लॉस्ट इन 1 साइकिल। तो यही मैकेनिकल ऑसिलेटर में भी था। ये राइट हैंड साइड पे मैंने मैकेनिकल ऑसिलेटर का किया हुआ है। तो इसी ढंग से लास्ट में हमने एक आपको न्यूमेरिकल डाला था, वो न्यूमेरिकल ज्यों का त्यों ही है, उसका कोई फ़र्क नहीं है। वो चाहे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए आए, चाहे मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए आए, आप एज इट इज़ वहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये लिए मैंने इसमें चेंज ही कोई नहीं किया, ये प्रॉब्लम ज्यों की त्यों, क्योंकि इसमें हमें एल और आर की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़नी ना, हमने सिर्फ बीटा और एम है, बीटा की जगह और एम की जगह चेंज करना, और कुछ नहीं करना। ये देखिए, यहाँ एम है, एम की जगह में राइट हैंड साइड पे मेरे पास एम है, लेफ्ट हैंड साइड पे एल है, राइट हैंड साइड पे बीटा है नीचे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आर है। तो ये पुरानी ही आर्टिकल है। तो इसमें सिर्फ क्यू वैल्यू को आपने, ये देखिए, बाकी जो का त्यों, यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, यानी कि ओमेगा अपॉन 2 भी आ गया, और आगे हमने जैसे पीछे सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया। वो मैंने आपको पूरी डिटेल उस टाइम पे बताई हुई है कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए आई एम लीविंग इट एज अ होम टास्क फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। I hope they'll be able to do it, and in case you find any problem, you can bring it to my notice through classroom studies. Of course, Google Classroom can be helpful to us, or you can send a message through WhatsApp, or even if you are not understanding, then you can even call me and ask the problem. I'll be very happy to answer your problems. So with this, the second second chapter of the first unit, that is damped simple harmonic motion, is completed. I have not given weightage to this section because this section is already completed under the mechanical damped simple harmonic motion. So I hope that you will be first understanding the damped simple harmonic motion of a mechanical oscillator quite well. Only then you will be coming to this topic. Then it will be quite easy for you to understand each and everything. So thanks a lot. Thanks for your patience.